वेलकम डियर ऑल स्टूडेंट, आप सभी का इस उमा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। माई सेल्फ इंद्रदेव मिश्रा। मैं आपको यहाँ पे स्टैट्स पढ़ाऊँगा। आप या बीए के स्टूडेंट हैं या बीएससी के, जो आप यदि स्टैटिक्स आपने चूज किया है तो आपको स्टैट्स मेरे द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर। ठीक, तो यहाँ पे आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिलेबस आपका बीए या बीएससी पार्ट 1, बीए या बीएससी पार्ट 1। ठीक, तो कुछ शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको हम पेपर के पैटर्न के बारे में बताते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा है। यहाँ पे कितने पार्ट में आपका डिवाइड है पेपर स्टैटिक्स। यहाँ पे आपके पास 3 पेपर है, जिसमें से 2 पेपर आपका थ्योरी पेपर है और 1 पेपर आपका प्रैक्टिकल है। ठीक, तो मैंने आपके पास 3 पेपर है, जिसमें 2 थ्योरी पेपर है, 1 पेपर प्रैक्टिकल का है। दोनों थ्योरी पेपर का सिलेबस आपके द्वारा हमारे द्वारा कवर किया जाएगा और प्लस आपका जो प्रैक्टिकल का पेपर है वहाँ पे जो भी आपके पास प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पे दूर किया जाएगा। तो फर्स्ट पेपर है यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी मेजर, प्रोबेबिलिटी मेजर। सेकंड पेपर है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और ये तीसरा जो पेपर है आपका, ये प्रैक्टिकल का पेपर है, जो कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकंड पेपर। ठीक, तो स्टैटिक्स बीएससी, बीए या बीएससी पार्ट 1, यहाँ पे 3 पेपर है। फर्स्ट पेपर है आपका प्रोबेबिलिटी मेजर, फर्स्ट पेपर है आपका प्रोबेबिलिटी मेजर। सेकंड पेपर है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड थर्ड पेपर है आपका प्रैक्टिकल, जो कि पहले और दूसरे पेपर पे बेस्ड रहेगा। ठीक, और यहाँ पे जो पेपर का जो मार्क्स असाइन है वो तीनों ही पेपर से 50-50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स का फर्स्ट पेपर, 50 मार्क्स का सेकंड पेपर एंड 50 मार्क्स का थर्ड पेपर, टोटल 150, टोटल 150। आप चाहे बीए या बीएससी का हो, 3 पेपर रहेगा आपके पास। जो भी पेपर आप कॉम्बिनेशन चूज किए हैं, ईच पेपर इज डिवाइडेड इनटू 150 मार्क्स एंड ग्रैंड 450। ठीक, 450 का आपका पूर्णांक रहेगा टोटल, जिसमें से तीनों ही पेपर आपके 150 नंबर 150 नंबर में डिवाइडेड रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हमें स्टैट्स की बात करनी है। तो स्टैटिक्स में 3 पेपर है, 2 थ्योरी पेपर है और 1 प्रैक्टिकल है। फर्स्ट पेपर है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेजर 50 मार्क्स का, और सेकंड पेपर है स्टैटिस्टिकल मेथड कंप्यूटर एप्लीकेशन 50 मार्क्स का, एंड प्रैक्टिकल है तीसरा आपका, दोनों पेपर पे बेस्ड है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यूनिट वाइज इसको डिवाइड कर देते हैं आपके पेपर्स को। तो पहला पेपर जो यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी मेजर, यहाँ पे दोनों ही पेपर आपके, चाहे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हो, 4 यूनिट में डिवाइड है। ठीक, दोनों ही पेपर कितने यूनिट डिवाइड है? 4 यूनिट में। ओके, तो जिसमें यहाँ पे फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट यूनिट जो है यहाँ पे, फर्स्ट यूनिट रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी मेजर, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी मेजर। रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी मेजर। सेकेंड यूनिट है इसमें, सेकेंड यूनिट है रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम वेक्टर। पहली यूनिट है रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी मेजर, सेकेंड यूनिट है आपका रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम वेक्टर, थर्ड यूनिट है यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन
मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। एंड फोर्थ एंड लास्ट यूनिट है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो आपका पहला पेपर है प्रोबेबिलिटी मेजर या प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जो कि 50 मार्क्स का है, ये 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट है रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी मेजर, सेकेंड यूनिट है आपका रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम वेक्टर, एंड थर्ड यूनिट है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, एंड फोर्थ यूनिट है आपका स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और जैसे यहाँ पे पहले ही बताया गया टोटल मार्क्स कितना है 50 मार्क्स। तो यहाँ पे जो पेपर का जो पैटर्न है आपके पास, यहाँ पे इस पेपर में आपके पास टोटल है आपका जो पेपर आएगा उसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे, यूनिट 4 है और क्वेश्चंस 5 आते हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चंस आता है वो चारों यूनिट से कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न है आपके पास 5 क्वेश्चंस रहेंगे पेपर में 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो चारों यूनिट से बेस्ड रहेगा। जो पहला क्वेश्चन आएगा वो चारों यूनिट से बेस्ड रहेगा, और जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो प्रोबेबिलिटी मेजर से आएगा, प्रोबेबिलिटी मेजर से, और जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका वो रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम वेक्टर, रैंडम वेक्टर, और जो फोर्थ क्वेश्चन आएगा आपका एक्सपेक्टेशंस, एंड जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका वो डिस्ट्रीब्यूशन से है। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन आता है वो चारों यूनिट से कंबाइन करके आता है। ये 10 मार्क्स का रहेगा, ये 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का। ठीक, ये बेसिकली ये जनरल पैटर्न है आपके पेपर का, फर्स्ट पेपर का। लेकिन इसमें थोड़ी सी इरेगुलरिटी भी देखी जाती है, कभी कभी यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी मेजर को थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप कर लिए जाते हैं। बेसिकली ये 12 से 20 नंबर के बीच में वेरी करता है। ठीक, जनरल पैटर्न ये है कि आपके पास 4 यूनिट हैं, 5 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, 50 मार्क्स के डिवाइड किया गया है, तो 4 ही यूनिट हैं, 5 क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन आएगा वो 4 यूनिट के कंबाइन से आएगा 10 मार्क्स का, और जो दूसरा क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी मेजर से 10 मार्क्स का, थर्ड है रैंडम वेरिएबल रैंडम वेक्टर से, फिर एक्सपेक्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, ये जनरल पैटर्न है। लेकिन क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो प्रोबेबिलिटी मेजर को ज़्यादा करके वरीयता देके, प्रायोरिटी देके वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन कभी कभी पुटअप कर लेता है 12 से 20 नंबर में। तो वो इससे पुटअप करता है प्रोबेबिलिटी मेजर और डिस्ट्रीब्यूशन को कोलैप्स करके। ठीक, इन दोनों ही यूनिट को, प्रोबेबिलिटी मेजर और डिस्ट्रीब्यूशन को कोलैप्स करके वो वहाँ पे मार्क्स को एडिशनल कर देता है। ठीक, तो यहाँ से ज़्यादा करके ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो थ्योरी है वो भी एक इसी का ही पार्ट है कि आप कि कोई भी अगर फिनोमेना आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कौन सी फैमिली होगी उसके पास, वही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है। ठीक, वो पर्टिकुलर जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या फॉलो करेगा, डायरेक्टली हमें पीडीएफ या पीएमएफ उसको पता है, तो हम डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली उसके डिस्ट्रीब्यूशन से मेजर कर लेते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसको कोलैप्स करके वो यहाँ से ज़्यादा नंबर पूछ लिया जाता है। ठीक है, और बाकी वैसे ही है। और पेपर में जो आपका पहला क्वेश्चन आता है जो सभी यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से है, उसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 2 मार्क्स, एंड बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसमें कभी 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, कभी 3 पार्ट में रहता है, तो उसमें 2 पार्ट करना रहता है। जैसे मान लिया अगर सेकंड क्वेश्चन हमने लिया, चाहे ये ABC दे देगा, इसमें से 2 क्वेश्चन करना रहेगा, चाहे ये दोनों कीजिए या फिर ये दोनों कीजिए या फिर ये दोनों कीजिए, आपके ऊपर है। ठीक, या फिर कभी ये ना देके ये दे देता है A और B, मतलब ये 10 मार्क्स का रहेगा, ये भी 10 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे क्या होता है 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स।
ठीक है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे वो पुटअप कर रहे हैं। तो कभी इस पैटर्न होता है या फिर कभी इस पैटर्न होता है, मतलब ए आर बी करेगा तो 10 मार्क्स का रहेगा, ए बी सी रहेगा तो दोनों ही क्वेश्चन 5-5 मार्क्स रहेंगे। ठीक, ये पहला और आखिरी लेक्चर है ऑनलाइन के मोड में। बाकी हम सारी क्लासेस जो लेंगे वो ऑफलाइन के मोड में ही लेंगे। हम आपसे वर्चुअली ना मीट करके रियल में मीट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पेपर का। और इसी तरीके से जो आपका सेकंड पेपर है स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे फर्स्ट पेपर 4 यूनिट में डिवाइड है, सेम एज अ पैटर्न ये पेपर भी आपका 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। जैसे वहाँ पे आपके पास 50 मार्क्स था, यहाँ भी 50 मार्क्स का है। वहाँ भी पेपर में 5 क्वेश्चन आता है, यहाँ भी पेपर में 5 क्वेश्चन आएगा। वहाँ पे भी जो पहला क्वेश्चन है वो 4 यूनिट से कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी जो पहला क्वेश्चन आएगा वो 4 यूनिट के कॉम्बिनेशन से आएगा। ठीक, और बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो ईच यूनिट के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली यूनिट है इस पेपर की, जो फर्स्ट यूनिट है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक, यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया जाता है इसमें। रैम क्या है, रोम क्या है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, उसके बारे में। और इसी में एक थोड़ा सा पार्ट है जिसपे आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे आर सॉफ्टवेयर पे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग होगी कि आप प्रैक्टिकल किस पे करेंगे, टोटली आर सॉफ्टवेयर पे कराया जाता है प्रैक्टिकल। यहाँ पे कुछ कॉलेजों में इसको प्रेफर करते हैं एक्सेल पे भी, लेकिन बेसिकली अब जो है ये टेंड कर गया है आर की तरफ। ज़्यादातर पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे प्रैक्टिकल कराया जाता था, लेकिन अब ये टेंड कर गया है आर की तरफ। कुछ क्वेश्चन वो इस पर भी कराते हैं, इस पर भी कराते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली वो आर सॉफ्टवेयर को ही प्रेफर किया जाता है। ठीक, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन है मतलब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आप पढ़ेंगे। बेसिक उसकी जो चीज़ है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के जो पार्ट हैं वो क्या है, सीपीयू क्या है, रैम रोम, कीबोर्ड माउस, ठीक, मॉनिटर्स, ये सब। और बाकी आर सॉफ्टवेयर के बारे में, मतलब उसमें आप जैसे डिस्क्रिप्टिव, ये क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो वेरियस जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं आपके पास, तो उसका आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे कोडिंग उसकी बताई जाएगी। ठीक, एज ए कैलकुलेटर, एज ए फंक्शन, दोनों। ओके, ये प्रैक्टिकल का है पूरा, मतलब थ्योरी हम बताएंगे जहाँ पे कोडिंग वोडिंग की जो भी बात रहेगी, कैसे आप मेन निकालेंगे, वेरियस निकालेंगे, लेकिन टोटल प्रैक्टिकल का पैटर्न है। जो आप प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पर कैसे आप कोडिंग करेंगे, प्रॉब्लम ले आएंगे तो हम बताएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। और जो सेकंड यूनिट है आपके पास, सेकंड यूनिट ये है विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा, विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा एंड डिस्क्रिप्टिव मेजर, डिस्क्रिप्टिव मेजर या स्टैटिक्स। ठीक, सेकंड यूनिट है विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा, डिस्क्रिप्टिव मेजर या स्टैटिक्स। थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट है यहाँ पे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन फॉर बाइवेरिएट डाटा, फॉर बाइवेरिएट डाटा, फॉर बाइवेरिएट डाटा। और लास्ट एंड फोर्थ यूनिट है, लास्ट एंड फोर्थ यूनिट है यहाँ पे, ये सेम चीज़ है फॉर मल्टीवेरिएट डाटा, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन फॉर मल्टीवेरिएट डाटा, मल्टीवेरिएट डाटा। एंड इसी में थोड़ा सा एडिशनल पार्ट है जो क्वालिटेटिव मेजर करता है, वो है आपके पास
थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये 4th यूनिट का पार्ट है। कोरिलेशन रिग्रेशन फॉर मल्टीवेरिएट डाटा एंड थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक, एट्रीब्यूट्स मतलब एक क्वालिटेटिव मेजर करता है। ठीक है, तो ये सेकंड पेपर है जो कि 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, सेकंड है विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा एंड डिस्क्रिप्टिव मेजर स्टैटिक्स, थर्ड यूनिट है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन फॉर बाइवेरिएट डाटा एंड लास्ट यूनिट है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन फॉर मल्टीवेरिएट डाटा एंड थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक, तो यहाँ भी पेपर जो है आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे इस पेपर में भी, जिसमें जो पहला क्वेश्चन रहेगा सभी यूनिट से कॉम्बिनेशन से रहेगा, और जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस रहेगा, आर सॉफ्टवेयर का मेन वेरिएंस मोड वगैरह उसका कुछ थोड़ा सा पैटर्न पूछते हैं। जो तीसरी यूनिट है विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा डिस्क्रिप्टिव मेजर्स, 4th यूनिट कोरिलेशन रिग्रेशन बाइवेरिएट्स है, और जो लास्ट यूनिट है वो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मल्टीवेरिएट डाटा का रिग्रेशन कोरिलेशन से। ठीक है, जैसे वहाँ पे भी कि आपके पेपर में A, B, C करके पूछेगा तो इसमें चाहे 2 आप कीजिए या फिर A और B में से कोई एक कीजिए। 2 क्वेश्चन रहेगा तो 5-5 मार्क्स में डिवाइड रहेगा, और एक क्वेश्चन रहेगा ये 10-10 मार्क्स में डिवाइड रहेगा। ठीक, ये पेपर का पैटर्न हो गया दोनों थ्योरी पेपर का। और जो प्रैक्टिकल का पेपर है वो भी 50 मार्क्स का है। वो दोनों ही पेपर पे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो आप थ्योरी पढ़ेंगे उसी पे प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे उसके आर सॉफ्टवेयर एक्सेल पे कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये पेपर का पैटर्न हो गया कि पेपर आपके कितने पेपर में डिवाइड है, कितने पार्ट में डिवाइड है, और प्लस ईच पेपर कितने यूनिट में डिवाइड किया गया है, कितने मार्क्स का असाइन किया गया है, और हर एक यूनिट से कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे आज थोड़ा सा हम फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पेपर क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी, तो इसमें जो पहली यूनिट है, यूनिट फर्स्ट क्या हमने बताया था अभी, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी मेजर, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी मेजर। ठीक, पहली यूनिट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी मेजर। जैसे आप स्टैट्स है तो मैथ भी आपके साथ होगा। ठीक, अगर स्टैटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स भी आपके साथ होगा। तो मैथमेटिक्स का जो सेकंड पेपर है रियल एनालिसिस, ठीक, तो उसमें स्टार्टिंग सेट थ्योरी से है। ठीक है, स्टार्टिंग सेट थ्योरी से है, तो सेट थ्योरी आप इंटर में कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी भी इंटर में कुछ पढ़े होंगे आप। तो जितना आप इंटर में प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, उसी में कुछ पार्ट एडिशनल है। बाकी जो पहली यूनिट है आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी मेजर, क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा, क्वेश्चन के जो ग्रेडिंग है वो बदल जाएंगे, मतलब कि जो डिफ़िकल्टीज होती है, जैसे आसान क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, वो पैटर्न बदलेगा यहाँ पे। बाकी जितना थ्योरी है, जो प्रोबेबिलिटी मेजर आप इंटर लेवल तक पढ़े हैं, वो पूरा वही है, बस उसमें पेपर का क्वेश्चंस बदल जाएंगे, तरीके पूछने के बदल जाएंगे, और कुछ उसमें थोड़ा सा एडिशनल हो जाएगा। ठीक, बाकी बेस थ्योरम तक आप वहाँ पढ़े हैं, तो बेस थ्योरम तक यहाँ पे भी है। जो पहली यूनिट है रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी मेजर, और यहाँ पे हमने रियल एनालिसिस का नाम क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे सेट थ्योरी से भी मतलब है। ठीक, तो जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे आप इंटर में पढ़े होंगे, अगर CBSE बोर्ड के हैं तो आप इंग्लिश पढ़े होंगे, सैम्पल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है, और यूपी बोर्ड से हैं तो आपको सैंपल दृष्टि क्या है, मतलब कि प्रतिदर्श समष्टि क्या है, या रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब यादृच्छिक परीक्षण क्या है, इवेंट मतलब कि घटना क्या है। ठीक, तो इस टाइप के कुछ आप वर्ड सुने होंगे, तो वही है यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट में। जैसे आप कोई कॉइन टास्क कर रहे हैं या डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो उसमें जो सैंपल्स आते हैं उसको आप एक सेट के रूप में फॉर्म करते हैं।
ठीक, तो हमें यहाँ पे इसीलिए हमने जिक्र किया रियल एनालिसिस और सेट थ्योरी का, बेसिकली इसमें किसका, सेट थ्योरी का। ठीक, तो सेट थ्योरी मतलब सेट क्या होता है, उसके ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, अलजेब्रा ऑफ सेट्स क्या होता है, वो थोड़ा सा हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उसकी। ठीक, तो उसको थोड़ा सा हम रिकॉल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ये मानते हुए कि आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये मानते हुए कि आपने सेट थ्योरी नहीं पढ़ी है या पढ़ी है तो आपको याद नहीं है, आप भूल गए हैं, तो उसका हम थोड़ा सा रिकॉल करते हुए हम अपने टॉपिक पे तब आएंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आज हम सेट थ्योरी की बात करेंगे, वही पूरी सेट थ्योरी की बात नहीं करेंगे, जितना हमें ज़रूरत है उतना हम पढ़ेंगे बस। ठीक, बाकी सेट थ्योरी बहुत लंबी कहानी है इसकी, हमें लंबी कहानी पे नहीं जाना है, हमें जितना ज़रूरत है यहाँ पे बस उतने तक ही रहना है, क्योंकि आप इतना वहाँ पे ही पढ़ना ही है, इतना यहाँ पे पढ़ने लगेंगे तो दिक्कत कर जाएगी। ठीक है, वैसे भी लोग मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस से थोड़ा परेशान टाइप से रहते हैं। अभी तो आप लोग नए नए आए हैं, तभी तो ज़्यादा थ्योरम वगैरह मिला नहीं होगा, थोड़ा मैथमेटिकल अभी चल रहा होगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा सेकंड यूनिट की तरफ, वो लगेगा कि पता नहीं क्या बवाल सा दे दिया है। ठीक, तो यहाँ पे सेट थ्योरी में सबसे पहली बात करते हैं डिफिनीशंस ऑफ सेट। डिफिनीशन ऑफ सेट मतलब सेट क्या होता है। ठीक, बेसिकली सेट क्या होता है, सेट क्या है कि ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक, मेन प्रॉपर्टी क्या है उसकी, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और जो आप सेट बनाएंगे तो एक तो हमने कह दिया वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक, एक प्रॉपर्टी क्या होगी, ये वेल डिफाइंड है। और सेकंड क्या है, ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जितने भी उसमें ऑब्जेक्ट आप रखेंगे वो सब कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा इंटर में, हम कोई भी सेट में ऐसे अगर किसी भी एलिमेंट को हम रख रहे हैं, इसको हम रिपीटिशन के साथ नहीं रखते हैं। अगर रिपीटिशन है तो हम सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक, तो डिस्टिंक्ट का मतलब वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट को हम अपने सेट में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो सेट क्या है, सेट की डिफिनेशन क्या हो गई, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक, सेट क्या है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ well defined and distinct object। ठीक, सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, एंड इट इज represented by capital letter, A B C एक्सेट्रा। ठीक, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं या जो ऑब्जेक्ट होते हैं या जो पॉइंट्स उसको बोल लीजिए आप, उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड इट्स एलिमेंट्स या पॉइंट्स इज डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स, A B C। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर। मतलब सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैपिटल लेटर्स होगा और उसके एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किससे होगा, स्मॉल लेटर से किया जाएगा। ओके, तो ये है सेट। सेट बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया सेट की डिफिनीशन। अब इसकी हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक, सेट पे आप ऑपरेशंस कैसे करेंगे, जैसे आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन।
तो यहाँ पे हम ऑपरेशंस एंड सेट कैसे, यूनियंस, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ठीक, ये सब यहाँ पे बोलेंगे। डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, ठीक। तो ऑपरेशंस एंड सेट, इसमें पहला जो ऑपरेशंस है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ, बेसिकली अभी हम टू सेट की बात कर रहे हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B, यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट, इज द सेट, इज द सेट whose element, whose elements, whose elements is either, either elements, either elements of A or B or both, ठीक। हमने यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या बताया? यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B, यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B, ये क्या है? ये भी एक सेट होगा, ठीक। तो इसमें सेट के एलिमेंट कैसे होंगे? हुज एलिमेंट इज आइदर एलिमेंट्स ऑफ A और B और बोथ, मतलब इसके जो एलिमेंट होंगे या हो सकता है सिर्फ और सिर्फ A के एलिमेंट हों या फिर B के हों या फिर दोनों के एलिमेंट होंगे, ठीक। तो यूनियन ऑफ एलिमेंट क्या होगा कि या तो जिस भी सेट का आप यूनियन कर रहे हैं, यहाँ पे हम जैसे दो सेट कहा, या दो से ज़्यादा भी सेट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे? चाहे वो A के होंगे या B के या फिर दोनों ही सेट के होंगे, ठीक है। या इसको हम जनरली फॉर्म में कहें, यूनियन से ऐसे इस फॉर्म में डिनोट किया जाता है, जैसे A यूनियन B है, ठीक। इसको हम क्या लिखेंगे? ये एक सेट होगा, सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। A यूनियन B क्या होगा? एलिमेंट आएंगे इसमें, ठीक, यक्स जिसको हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, और ये जो एलिमेंट आएगा वो कहाँ का होगा? यक्स या बिलोंग करेगा दे में, इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स, ठीक। यक्स ए में बिलोंग करेगा और यक्स कहाँ बिलोंग करेगा? पी में, ठीक है। तो यहाँ का जो सेट आएगा A यूनियन B में, वो एलिमेंट आएगा या फिर वो A में होगा और B में होगा। जैसे डिफरेंशियल लिखा हमने, आइदर एलिमेंट्स ऑफ A और B और बोथ, ठीक। तो यहाँ का जो एलिमेंट आएगा या फिर वो एक होगा या फिर B के होगा, ठीक है। जैसे अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दो सेट हमने A और B लिया है, फिर A इक्वल टू हम यहाँ पे ले लें एक सेट 1 5 7 9, ठीक। ये हमने सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 5 7 9, और B आप एक सेट ले लीजिए, मान लीजिए इसमें है 2 3 7 8 10, ठीक। अब A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B, दोनों के हमने क्या कहा कि चाहे इसके जो एलिमेंट आएंगे या फिर एक होंगे या फिर बीक होंगे या कि दोनों के होंगे। इसका सीधा सा मीनिंग है कि दोनों ही जितने भी सेट हैं, सेट में जितने एलिमेंट हैं सबको आप एक साथ रख दीजिए, उसमें जो रिपीट हो रहा है उसको हटा दीजिए, ठीक। सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, जिन भी सेट का आप यूनियन कर रहे हैं, तो उस सेट में जितने एलिमेंट हैं सबको आप एक साथ कर दीजिए, एक सिंगल सेट में कर दीजिए। जितने भी सेट हैं सारे एलिमेंट का, उसमें जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको आप निकाल दीजिए, ठीक। सीधा सा क्या है कि आप जिस भी सेट का आप यूनियन कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उन सेट में सबको एक सिंगल सेट में रख दीजिए, और उसमें जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको आप निकाल दीजिए। क्योंकि आप जो भी सेट लिखते हैं, सेट में सारे एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको सिर्फ एक बार आप लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A में क्या है 1 5 7 9, यहाँ पे है 2 3 7 8 और 10। अगर सारे एलिमेंट का एक हम सिंगल सेट में अगर रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ आपको दिख रहा है 7 जो एलिमेंट है वो कॉमन है, ठीक। मतलब कि ये 2 बार आएगा। यदि हम सारे, जैसे हम 1 5 7 9 लिख दिया, फिर 2 3 7 8 10 लिख दिए, फिर इसमें जो 7 आएगा वो 2 टाइम्स आएगा। 7 को हम 2 टाइम्स सेट में लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो एक टाइम सिर्फ लिखेंगे, ठीक।
तो यहाँ पे जो एलिमेंट आया क्या आएगा वो 1 2 3 5 7 8 9 10, ये आएगा ए यूनियन बी। अब इसके जो भी एलिमेंट है आप देखेंगे, जैसे हम 1 लें, 1 ए यूनियन बी का एलिमेंट है। अब देखिए कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक। 2 एलिमेंट लीजिए, कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है। 3 लीजिए, बी में है। 5 लीजिए, ए में है। 7 लीजिए, दोनों में है। 7 क्या है, बोथ में है, ठीक। तो हमने डिफिनेशन क्या लिखाया है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे आइदर ए में होंगे और बी में होंगे और बोथ में होंगे, ठीक। तो डिफिनेशन जो है वो समझ में आई कि नहीं आई। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे या फिर वो एक सेट में होंगे या फिर अनदर सेट में होगा या फिर बोथ सेट में होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपके पास, या इसका हम जनरल फॉर्म करें कि जैसे यहाँ पे हमने बेसिकली 2 सेट लिया था, या इसका हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करें मोर जनरली, मान लीजिए आपके पास A1 A2 अप टू AN ये सेट्स हैं, ठीक। इज एन सेट्स, ठीक, यन सेट्स हैं आपके पास। इन सभी सेट का आपको यूनियन करना है एक साथ, मतलब यूनियन ऑफ ए आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n, या फिर इसको कैसे लिखते हैं, यूनियन ऑफ, या ऐसे लिखिए इसको आप A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट डॉट यूनियन AN, चाहे इस फॉर्म लिखिए या फिर इस फॉर्म लिखिए, ठीक। तो ये क्या आएगा, ये सेट्स आएगा। सेट के जो एलिमेंट होंगे इसमें डिफिनेशन में क्या लिखा है, आइदर ए और बी और बोथ, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो भी इस सेट्स के जो एलिमेंट आएंगे, जिन सेट्स का आप यूनियन कर रहे हैं, कम से कम एक सेट में वो बिलोंग करेगा। जो एलिमेंट्स आएगा इसका वो एटलीस्ट 1 सेट में होगा। भाई हमने क्या लिखा वहां पे, आइदर ए लिखा है, आइदर ए और बी और बोथ, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जो भी इस सेट में जो भी एलिमेंट आएगा इस सेट का, वो कम से कम एक सेट में होगा, वो एटलीस्ट 1 सेट से बिलोंग करेगा, ठीक। चाहे वो ए में हो या बी में या बोथ में। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, आपके पास n सेट्स हैं, ठीक। तो जो भी इस सेट में जो एलिमेंट आएगा वो एटलीस्ट इन n में से किसी ना किसी एक में बिलोंग करेगा। हो सकता है दोनों में बिलोंग कर जाए, हो सकता है 3 में बिलोंग करे, हो सकता है वो n में बिलोंग कर जाए, लेकिन वो एटलीस्ट 1 सेट में बिलोंग करेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा x हमने लिखा, x कहाँ पे होगा, एटलीस्ट 1 सेट में बिलोंग करेगा। जैसे सेट हमने यहाँ पे इसको i से लिखा है, i इक्वल टू 1 to n, i इक्वल टू 1 लेंगे तो a1 हो जाएगा, 2 लेंगे a2 हो जाएगा, n लेंगे तो an हो जाएगा। मतलब क्या, x बिलोंग एट लीस्ट 1 i इक्वल टू 1, 2 अप टू n, ठीक। तो यहाँ पे जो x जो एलिमेंट आएगा वो कम से कम एक i में बिलोंग करेगा, और i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। हाँ, बुक की भी चर्चा करते हैं, हम बुक बता रहे हैं। जो पहला पेपर है आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी मेजर, इसके लिए बुक ले लीजिएगा SC गुप्ता एंड VK कपूर। ये इजीली मार्केट में आपके पास अवेलेबल है, ये आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में, ठीक। SC गुप्ता एंड VK कपूर, ये एक ऐसी बुक है, और इसमें लीजिएगा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का लीजिएगा, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। इसकी 2 बुक आती है, एक अप्लाइड आती है, एक मैथमेटिकल आती है, ठीक है। तो आप कौन सी बुक लेंगे, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स, SC गुप्ता एंड VK कपूर, ठीक। ये बुक आपके दोनों पेपर के लिए काम करेगी, ठीक है। फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए
लगभग थोड़ा सा रामायण जैसी बुक दिखेगी ये, मोटी सी, लेकिन ये कि दोनों पेपर को कंप्राइज करेगा। इवन ये आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ का भी पेपर कवर करेगा। ठीक, तो इतनी मोटी है ये, तो उसको देख के भड़किएगा मत। उसमें लगभग स्टैट्स के हमें लगता है कि तीनों साल के 5 से 4 या 5 से पेपर को कवर कर लेगी। ठीक, तो वो बुक आप लीजिएगा और ये अच्छी किताब है। टोटल इसमें क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, एग्जांपल्स काफ़ी सारे इसमें सॉल्व हैं। ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है। ठीक है, बाकी बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक हैं, जैसे पॉल मेयर की है प्रोबेबिलिटी की, रोहतगी की आती है, या एक किताब प्रसन्ना साहू की है, ये भी अच्छी किताब है प्रसन्ना साहू की। या फिर आप रोहतगी किताब लीजिए, वीके रोहतगी की, जो भी आप किताब पढ़ना चाहें, या पॉल मेयर के लीजिए। लेकिन ये सब किताब आप लेने के बाद क्या, रोहतगी ले लिए, पॉल मेयर ले लिए, लेके उसको रख देंगे आप। थ्योरी तो बहुत अच्छी लगेगी, थ्योरी आपको मिलेगा, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल इतने कम देते हैं कि आप जब एक्सरसाइज में पहुंचेंगे कहेंगे पता नहीं क्या मिल गया है। तो यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकल है, क्वेश्चंस दिए हैं, एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। तो ज़्यादा आप रिकमेंड कीजिए ये। बाकी आप हायर स्टैंडर्ड की बुक पढ़नी चाहते हैं पढ़िए, कोई रोक नहीं रहा आपको। प्रसन्ना साहू लीजिए, रोहतगी लीजिए, पॉल मेयर लीजिए। ठीक, ऐसा नहीं है क्वेश्चंस लगेंगे नहीं, लगेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप यही उठा लेंगे तो आपको लगे नहीं छोड़ देना चाहिए स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी हमारे बस की नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले आप काम कीजिएगा, स्टार्टिंग यहाँ से कीजिएगा, फिर उसको एक्सप्लोर करते करते आप इस पर पहुँचिएगा। ठीक, थ्योरी पढ़िए, फिर क्वेश्चंस लगाइए, पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाइए, उसके बाद फिर यहाँ पे आप जाइए। इसके भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चंस लगेंगे नहीं, क्वेश्चंस लगेंगे, लेकिन पहले ही आप यही उठा लेंगे तो नहीं लगा पाएंगे, दिक्कत आएगी। ठीक, तो सबसे पहले आप सिंपल सा उठाइए, सिंपल क्वेश्चन लगाइए। इसमें भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इसमें क्या गया है, पहले लेवल 0 पे है, फिर लेवल 1, फिर हायर करता गया है, लेकिन ये डायरेक्टली हायर पे पहुंचा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स किताबें हैं, तो ये भी पढ़िए आप, अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप रखिए, पढ़िए, लेकिन बाकी ये सफिशिएंट है। ठीक, ये पूरा का पूरा सफिशिएंट है दोनों पेपर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। ओके, ये क्या था आपका यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक, अब सेकंड ऑपरेशन है यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा यूनियन ऑफ सेट क्या है, मतलब यहाँ पे अपने यहाँ नहीं पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड मेजर में, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका यूज करेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा हम रिकॉल कर रहे हैं, ये मानते हुए कि आप पढ़े नहीं हैं इसको। बाकी सेकंड पेपर जो आपका मैथमेटिक्स में है रियल एनालिसिस, वहाँ पे स्टार्टिंग यहीं से होती है, सिर्फ थ्योरी से ही। आप स्टैट्स हैं तो मैथ लिए होंगे, चाहे आप BA के हों या फिर BSc के हों, क्योंकि स्टैट्स और मैथ के साथ ही कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तो सेकंड ऑपरेशन है यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स लिखिए, टू क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और एक चीज़ में ध्यान रखिएगा, दोनों पेपर में जो पहला पेपर है रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी मेजर, और इसमें से जो पहली यूनिट है रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी मेजर में, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल यूनिट है। आप इंटर में प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ एक रफ आइडिया होगा कि ये यूनिट किस तरीके से बिहेव करेगी आपके साथ। तो इस यूनिट के साथ थोड़ा सा भी आप पंचुअली रहिएगा, ऐसा नहीं कि चलो ठीक है एक दिन स्टार्टिंग हो गई गायब हो गए बीच में, तो बीच में गायब होंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक, सेकंड पेपर का क्या है, और टोटली जितने भी यूनिट है सब वो इंटरलिंक नहीं है आपस में, तो वहाँ पे उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो थ्योरी का पेपर है, मैथमेटिकल भी है, तो वहाँ पे आपका काम चल जाएगा। लेकिन इस पेपर में बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी थ्योरी में कि जितने भी यूनिट हैं वो इंटरलिंक हैं। ठीक, तो आप सारी यूनिट्स आप इसमें कोशिश यही कीजिएगा, इसमें गैप कम कीजिएगा। ठीक, नहीं तो बाद में ये मत कहिएगा सर ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, 4 पता चला कि एक हफ्ते क्लास गायब हो गए, फिर अगले हफ्ते में आके मिल रहे हैं, क्वेश्चंस मिला, पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्या करना है कैसे करना है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि पहले फर्स्ट पेपर में गैपिंग ना होने पाए, बाकी इमरजेंसी आती है वो बात की अलग है, लेकिन इतना प्रयास कीजिए कि गैपिंग यहाँ पे कम हो। ठीक, बाकी सेकंड पेपर में चलेगा। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है ये, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स
the intersection of two sets A and B is the set whose element is the element of both these sets A and B, both these set A and B. ओके, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या है कि ये भी एक सेट होगा, क्या होगा, ये सेट होगा और इसके एलिमेंट क्या होंगे, दोनों ही सेट के एलिमेंट इसमें आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एंड, ठीक, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एंड। इंटरसेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है एंड, यूनियन में क्या था और था वहाँ पे, ठीक, मतलब चाहे ए से हो बी से हो या फिर दोनों सेट से हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके जो भी एलिमेंट होंगे वो दोनों ही सेट के एलिमेंट होंगे, या सिंपल सा लेमैन की भाषा में यदि हम कहें जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होगा वो क्या है कि जितने भी सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हैं जो कॉमन एलिमेंट हो आप वो ले लीजिए, वही आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कॉमन एलिमेंट ऑफ टू सेट्स, या जितने भी सेट्स हैं वहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट हो वो ले लीजिए आप, अपने सेट उसको रख दीजिए, वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। जैसे ए इक्वल टू हमने लिया 1 3 5 8 10 और बी हमने यहाँ पे ले लिया 2 5 8 11 12। अब यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सेट्स होगा। इस सेट के एलिमेंट क्या आएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम डिफिनीशन लिख रहे हैं यक्स, एलिमेंट क्या आएगा, यक्स आएगा। और ये यक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, यक्स बिलोंग टू ए एंड बी। किस में बिलोंग करेगा, ये यक्स दोनों ही सेट में बिलोंग करेगा। या सिंपल सा हम कहें कि जो एलिमेंट इस इंटरसेक्शन के सेट में आएंगे और दोनों ही सेट के, दो सेट हैं तो दो सेट या उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा, कि जो भी एलिमेंट कॉमन है उनको आप लेके एक सेट में रख दीजिए, वही इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। या जैसे यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट ढूंढिए आप, 5 है 8 है, बस, तो कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, 5 है, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक। ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट या फिर इसको हम कहते हैं निगेटिव, ठीक, निगेटिव ऑफ सेट्स। ऐसे को हम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स, ठीक, कॉम्प्लीमेंट या निगेटिव ऑफ सेट्स, ठीक। जैसे आपको फंडा में रियल एनालिसिस में सेट थे जो आपने आप पढ़ा होगा, वहाँ पे एक फिक्स सेट होता है, क्या होता है, फिक्स सेट होता है, जिसको आप यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, वहाँ पे यू से आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो वही जो यूनिवर्सल सेट होता है, यहाँ पे भी रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी मेजर में एक फिक्स सेट होता है। अभी हम आगे जब डिफिनीशंस एलिमेंट का बताएंगे हम, तो सैंपल स्पेस, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होता है वो फिक्स होता है, ठीक। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का आगे हम चर्चा करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट में बताएंगे क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जब भी आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे या उसका नेगेटिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे भी एज ए रियल एनालिसिस वहाँ पे यूनिवर्सल सेट जिसको यू से आप रिप्रेजेंट करते हैं,
वहाँ पे एक फिक्स सेट होता है, बाकी सारे सेट उसी के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। सबसेट का भी कॉन्सेप्ट हमने नहीं बताया। सबसेट क्या है कि किसी भी सेट का, जैसे बी है, मान लीजिए एक सेट आपने लिया ए, ठीक, इस सेट में कुछ एलिमेंट होंगे, तो इसके कुछ या सभी एलिमेंट लेके, सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए को लेके यदि हम एक दूसरा सेट बना दें तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक, इसमें हमने क्या किया, सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं कह रहे हैं हम, ये सबसेट है। ठीक, सबसेट में क्या होगा कि जिस भी सेट का आप सबसेट निकालना चाह रहे हैं उस सेट के कुछ या सभी एलिमेंट को लेके आप एक सेट बना दीजिए, वो सेट क्या होगा, उसका सबसेट हो जाएगा। ठीक, तो उसी तरह जैसे यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट होता है U, इसको हम फिक्स सेट कहते हैं, फिक्स सेट कहते हैं। ठीक, तो जितने बाकी सारे सेट्स होते हैं सभी सेट इस यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने सबसेट निकाला है, अगर इसको हम थोड़ा सा वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ए हमने एक सेट लिया था, इस सेट है ये, इस सेट में कुछ एलिमेंट हैं। ठीक, तो हमने इसके कुछ या कुछ एलिमेंटों के एक दूसरा सेट बना दें, ये इसके अंदर ही लाई करेगा, या कहें कि जो बी होता है वो कंटेंट होता है इन ए में, या फिर दूसरे वे में कहें ए कंटेन्स करेगा बी को। ठीक, बी इज कंटेन्ड इन ए और ए कंटेन्स बी, ये है सबसेट का क्राइटेरिया। ठीक, जैसे यहाँ पे हम कहें, जैसे अगर मान लीजिए ये ए है, ये क्या है, बी है। ठीक, ए क्या कर रहा है, बी को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, मतलब ए इज कंटेन्स बी, ए इज कंटेन्स बी, या फिर हम कहें बी कंटेन इन ए। ठीक, ए कंटेन्स बी या फिर बी कंटेन इन ए। ठीक, ये सबसेट का क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे थे, फिक्स सेट का। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सेट होता है, फिक्स सेट जिसको यहाँ पे बोलते हैं। सेम उसी तरीके से रैंडम एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस होता है, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है, हम जब रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफिनेशन बताएंगे वहाँ पे बताएंगे हम, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ए भी यहाँ पे क्या होता है, फिक्स सेट होता है। क्या होता है, फिक्स सेट होता है। ठीक, तो जब भी आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट या निगेशन आप निकालने जाएंगे, ठीक, कॉम्प्लीमेंट या निगेशन आप निकालने जाएंगे, तो जो भी आप, जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है, ठीक, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट या निगेटिव, कॉम्प्लीमेंट या निगेटिव, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ए बार, और इसको हम लिखते हैं क्या, ए कॉम्प्लीमेंट से। ठीक, इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये भी एक सेट होगा, ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। इस सेट का जो एलिमेंट होगा वो ए में बिलोंग नहीं करेगा। किसमें नहीं बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग नहीं करेगा। कहां पे बिलोंग करेगा, जो फिक्स सेट होगा वो होगा। मतलब क्या, इस सेट में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे, लेकिन वो ए के नहीं होंगे। ए भी क्या है, इसी सेट, इसी यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है वो। ठीक, तो वो ए में तो आएगा, मतलब सॉरी यूनिवर्सल सेट में तो रहेगा, लेकिन ए में बिलोंग नहीं करेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए भी एक सेट होगा। इस सेट के जो एलिमेंट आएंगे वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे या फिक्स सेट के एलिमेंट होंगे, लेकिन वो ए में बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक, मतलब क्या है यहाँ पे, यक्स इज बिलोंग टू यू, और यस मतलब जो आपका फिक्स सेट है, बट यक्स डज नॉट बिलोंग टू कहां पे, ए। इसको हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं, जैसे अगर सब्ट्रैक्शन का हम थोड़ा सा यहाँ पे वो क्राइटेरिया लें, इसको लिखते हैं यक्स का जो एलिमेंट होगा, ये यक्स से जो बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट से, आप उस सेट को निकाल लीजिए। ठीक, ये है कॉम्प्लीमेंटिव या निगेटिव।